हेलो दोस्तों, मैं बबीता सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजिंग बुक रिव्यू। आज से आपकी सोशल ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, जिसके थ्रू आप डेवलप करेंगे अपने अंदर वो स्किल, वो एबिलिटी, जिसके थ्रू आप बहुत सारे फ्रेंड्स बना पाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, लोगों को प्रभावित कर पाएंगे और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना पाएंगे। और ये ट्रेनिंग पूरी तरह से बेस्ड होगी मिस्टर डेल कार्नेगी की फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस के ऊपर, जिसका पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का टाइटल है यू कांट विन एन आर्ग्यूमेंट, यानी कि किसी भी सूरत में, किसी भी तरह से आप कोई भी आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते। और ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसके लिए मिस्टर डेल कार्नेगी ने बहुत सारे इंसिडेंट बताए हैं, स्टोरीज बताए हैं, जो अब मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो इसका फर्स्ट इंसिडेंट है, जिसमें मिस्टर डेल ने बताया है कि 1918 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट फिनिश हुई थी, उस टाइम पे मिस्टर डेल कार्नेगी मिस्टर रोज स्मिथ के साथ काम कर रहे थे। वो उनके मैनेजर थे और मिस्टर रोज स्मिथ एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, क्योंकि उन्होंने पूरे वर्ल्ड का आधा चक्कर लगाया था हवाई जहाज के थ्रू। उस चक्कर में वो कई तरह के लोगों से मिले, कमांडर से मिले, जनरल से मिले और बहुत सारे जनरल लोगों से मिले, उनको समझाया, उनको इन्फ्लुएंस किया और इस वर्ल्ड वार के नुकसान बताए, जिसके थ्रू कुछ ही समय बाद वर्ल्ड वार 1 खत्म हो गई। यानी कि उन्होंने एक वर्ल्ड वार को खत्म कर दिया और इसके लिए ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने उन्हें $50,000 अवार्ड दिया था। सोचो, 1918 में $50,000 मिस्टर स्मिथ को मिले थे। और इंग्लैंड के राजा ने उन्हें नाइट एंड के लिए सम्मान दिया था और हर जगह पे उनकी बात होती थी, हर जगह पर उनके लिए मतलब स्टेज शो किए जाते थे, उनको सम्मान दिया जाता था। एक बार मिस्टर रॉक स्मिथ के ऑनर में एक पार्टी रखी गई थी, एक बैंकेट में, जहां पर मिस्टर डेल अपने फ्रेंड के साथ आए थे, जिनका नाम था फ्रैंक गमंड। उनके साथ वो वहां पहुंचे थे और डिनर के दौरान जहां पर वो बैठे थे, वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे मिस्टर गमंड बैठे थे और राइट हैंड साइड पे एक व्यक्ति बैठे थे जिनको मिस्टर डेल जानते नहीं थे। उन्होंने एक स्टोरी सुनाई, एक हास्यप्रद स्टोरी सुनाई थी, जिसके एंड में उन्होंने एक कोटेशन बोली, जिसका मतलब था कि इंसान अपनी लाइफ को कितना भी मैशअप क्यों ना कर ले, लेकिन ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स उसको सही दिशा दे ही देता है। और उसने बोला कि ये कोटेशन बाइबल से ली गई है। जब मिस्टर डेल ने ये बात सुनी कि बाइबल से, ऐसा तो नहीं है, और उसे मिस्टर डेल को इस बात पे बिल्कुल भी शक नहीं था, तो उन्होंने अपने आप को ज्यादा नॉलेजेबल प्रूफ करने के लिए, ज्यादा इंटेलिजेंट शो करने के लिए और सामने वाले को गलत प्रूफ करने के लिए वो बिना इनवाइट किए उस गैदरिंग में टूट पड़े और कहा कि बहुत ही अप्रिय ढंग से कहा कि क्या कहा आपने, ये कोटेशन बाइबल से ली गई है। शायद आपको पता नहीं है इसके बारे में, आपने ज्यादा जाना नहीं है इसके बारे में। ये कोटेशन बाइबल से नहीं, शेक्सपियर की कहानी से ली गई है, मिस्टर हेलमेट की कहानी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ये आप गलत बोल रहे हो, ये बाइबल से ही ली गई है ये कोटेशन, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, तुम्हारी नॉलेज बहुत कम है। तो थोड़ी देर ये दोनों, मिस्टर डेल और वो स्टोरी टेलर, आपस में बहस करते रहे। तो कुछ टाइम के बाद दोनों इस नतीजे पे पहुंचे, इस बात पे अग्री हुए कि चलो इस बात का समाधान मिस्टर गमंड पे छोड़ देते हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से शेक्सपियर की कहानी पर रिसर्च कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उन्होंने सालों गुजारे हैं उनकी कहानियों को पढ़ते हुए, तो उनकी नॉलेज हम दोनों से ज्यादा अच्छी है। तो वो मिस्टर गमंड के पास गए, तो मिस्टर गमंड ने टेबल के नीचे से मिस्टर डेल के पैरों पर अपना पैर मारा। उसने कहा कि डेल, तुम बैठ जाओ, मिस्टर जो ये जेंटलमैन है ये सही कह रहे हैं, तुम गलत हो। तो ये सुनकर मिस्टर डेल ने उनकी बात मानी और चुप हो गए। उस टाइम तो वो चुप हो गए, लेकिन उनको ये बात अब माइंड में खटकने लगी कि ऐसा तो नहीं है। जब वो रात को वापस जा रहे थे होटल, तब उन्होंने मिस्टर फ्रैंक से कहा कि फ्रैंक, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम ये जानते थे ना कि ये जो कोटेशन है
ये शेक्सपियर की कहानी से ली गई है। उसने कहा कि हाँ दोस्त, मुझे पता है, ये हेलमट की कहानी के 5वें एपिसोड की सेकंड सीन था। उन्होंने कहा कि अरे यार, तुझको इतना पता था तो तूने उस वहां पर मुझको झूठा क्यों साबित किया? तो उसने कहा कि अच्छा मुझे ये बता, वहां पर अगर सही साबित हो जाता तो इससे तेरा क्या फायदा होता? तू क्यों चाहता था उसको गलत साबित करना? क्या फायदा होता इससे तेरा? क्या इससे वो तेरा दोस्त बन जाता? क्या उसके दिल में तेरी जगह बन जाती, तेरी रिस्पेक्ट बढ़ जाती? आगे जाके वो कभी भी तेरे से हेल्प, तुझे अगर वो सामने पड़ता और वो इंसान हेल्प कर पाता तो क्या वो हेल्प करता? तुम क्यों चाहते थे उसको उसके दोस्तों के सामने एम्बैरेस करना? क्यों तुमने उनकी स्टोरी का मजा नहीं लेने दिया? इस बात से फर्क क्या पड़ता है कि ये कोटेशन बाइबल से ली गई है या शेक्सपियर से? इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? जब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आएगी, स्टोरी है, उसको एंजॉय करो। लेकिन तुमने वहां पर जाकर बेवजह पंगा ले लिया। और हमेशा हमें जो आर्ग्यूमेंट है उसको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन तुम आर्ग्यूमेंट को क्रिएट कर रहे थे और अच्छी खासी हंसी वाली कहानी सुनाई थी उसने, जिसको सारे दोस्त एंजॉय कर रहे थे। तुमने उसके रंग में भंग डाल दिया और उसको कितना बुरा लगा होगा ये सोचकर। तुमने कभी इस बारे में सोचा है? क्या फायदा मिला, क्या मिला तुम्हें? तो वो एक अनजान इंसान था जिसे तुम जानते तक नहीं थे। तुम जाकर उसकी गैदरिंग में पहुंच गए, क्या मिला बताओ? तब मिस्टर डेल ने ये सारी बातें सुनी और फिर सोचा कि हाँ यार फ्रैंक, तुम सही कह रहे हो। एक्चुअली ये जो लेसन मिस्टर डेल को मिला था उस दिन, ये लेसन उन्होंने जब सीखा उस टाइम के बाद कभी नहीं भूला, क्योंकि उन्होंने बहुत चीज ऑब्जर्व की उस टाइम पे कि वो बचपन से ही ऐसे थे। जब वो बचपन में थे, चाइल्डहुड टाइम पे, वो अपने भाई से अक्सर लड़ते रहते थे, उनसे बहस करते रहते थे, आर्ग्यूमेंट करते रहते थे। जब वो जवानी में पहुंचे तो उन्होंने आर्ग्यूमेंटेशन, डिबेटिंग की और आर्ग्यूमेंटेशन की स्टडी की। और फिर जब वो अपने जो उनका जन्म स्थान था मिसूरी, वहां पर भी लोगों से अक्सर उनकी लड़ाइयां होती ही रहती थी, उनकी आर्ग्यूमेंट चलता ही रहता था। और न्यूयॉर्क में जहां पे उनकी स्टडी चल रही थी आर्ग्यूमेंटेशन की और डिबेटिंग के लिए, उनकी जो स्टडी थी उस पर उन्होंने सोचा था कि मैं इस पे एक किताब लिखूंगा। और जब किताब की जो प्लानिंग कर रहे थे, उस प्लानिंग के दौरान वो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंटों में पड़े, उन्होंने उस इंसिडेंट को ऑब्जर्व किया, जाना, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में अक्सर जो ये डिबेटें, ये आर्ग्यूमेंट होते ही रहते थे। क्योंकि हर आर्ग्यूमेंट को वो कोशिश करते थे और आर्ग्यूमेंट करे ताकि इसको वो अपनी किताब में छापे, दूसरा आर्ग्यूमेंट करे तो उसको किताब में छापे। तो वो उनका नेचर आर्ग्यूमेंट करने वाला बन गया था, जिसकी वजह से उनकी होल लाइफ आर्ग्यूमेंट से भरी पड़ी थी और लोग उनको पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ तब उन्हें रियलाइज हुआ कि सचमुच में बचपन से आज तक कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं। और जहां तक आर्ग्यूमेंट के जीतने का सही तरीका है वो यही है कि आर्ग्यूमेंट को अवॉइड किया जाए। इससे बेस्ट तरीका है ही नहीं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जब होता है तो उसमें दो ही चीजें होती हैं, या तो आप आर्ग्यूमेंट में जीतते हो या सामने वाला। लेकिन आप आर्ग्यूमेंट में जीतते हो उस कंडीशन में भी सामने वाले का जो फेथ है, जो उनका मान सम्मान खो देते हो, आप उनकी प्राइड पर आघात पहुंचाते हो और उनको, उनके दोस्तों में एक तरह से उनको डिमोरलाइज करते हो, तो वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता, उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं बचती। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही कि आर्ग्यूमेंट कभी क्रिएट करना तो बहुत दूर की बात है, अगर पहले से क्रिएटेड है उसमें घुसना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। तो ये था मिस्टर डेल की पहली लर्निंग, और ये है आपकी पहली लर्निंग कि कभी भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़ें और क्रिएट तो बिल्कुल ही ना करें, और खासकर इस तरह से क्रिएट ना करें जैसे इस स्टोरी में बताया गया कि बेवजह अच्छी खासी सिचुएशन को खराब कर दो। तो ये आपके लिए भी एक लेसन है कि आर्ग्यूमेंट से हमेशा दूर रहें। अगर आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे तो आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके चाहने वाले आपको पसंद करेंगे, आपकी परवाह करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप
हमेशा उनको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, खुद को सही उसको गलत प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, तो सीधी सी बात है आप सामने वाले के दिल में अपनी इज्जत, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू खो देंगे और वो आपसे नफरत करने लगेगा। आज की जो स्टोरी है उसमें मिस्टर डेल ने एक स्टूडेंट के बारे में बताया है जिन्होंने मिस्टर डेल का कोर्स ज्वाइन किया था। उनका नाम था मिस्टर पैट्रिक जे ओ हायर, जो एक ट्रक सेलिंग का बिजनेस करते थे। उनको छोटी छोटी बातों पर लोगों को ताना मारना बहुत पसंद था। वो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनका बिजनेस कुछ अच्छी तरक्की नहीं कर रहा था, ज्यादा ग्रो नहीं हो रहा था। उनको अपने बिजनेस में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिल रही थी। इसी वजह से मिस्टर पैट्रिक ने मिस्टर डेल का कोर्स ज्वाइन किया था। जब मिस्टर डेल ने मिस्टर पैट्रिक से कुछ क्वेरीज की, कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उन्हें पता चला कि जो मिस्टर पैट्रिक हैं वो उन्हीं लोगों से लगातार घृणा कर रहे थे जिनके साथ वो बिजनेस करना चाहते थे। एक्चुअली होता क्या था कि जब भी कोई भावी खरीदार मिस्टर पैट्रिक के पास आता था ट्रक खरीदने के लिए, तो वो अगर कोई भी कमी बताता था उनके ट्रक में, कोई भी नुक्स निकालता था, तो मिस्टर पैट्रिक गुस्से से आग बबूला हो जाते थे और वो अपने होने वाले कस्टमर के साथ ही झगड़ने लगते थे, आर्ग्यूमेंट करने लगते थे कि नहीं ये तुम सही नहीं बोल रहे हो, ऐसा तो है नहीं, हमारे ट्रक बहुत अच्छे हैं। इस तरह से उनकी अक्सर अपने ग्राहकों से बहस हो जाती थी। आर्ग्यूमेंट तो वो जीत जाते थे लेकिन कस्टमर को नहीं जीत पाते थे। उनका बिजनेस लगातार सरवाइव कर रहा था। ऐसा कभी भी नहीं होता था कि वो अपने भावी कस्टमरों के पास से बिना कुछ कहे अपने वापस आ जाएं। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत अपने कस्टमरों को बोलकर ही आते थे। आर्ग्यूमेंट तो जीत लेते थे लेकिन उनका फेथ, ट्रस्ट, विश्वास कभी नहीं जीत पाते थे। यहाँ पर मिस्टर डेल की प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो पैट्रिक को ये सिखाएं कि कैसे लोगों से बात करें, कैसे लोगों से व्यवहार करें, बल्कि उनकी इमीडिएट प्रॉब्लम ये थी कि कैसे वो मिस्टर पैट्रिक का माइंड को रिफ्रेम करें कि वो अपने कस्टमरों के साथ आर्ग्यूमेंट में ना फंसें, उनको अवॉइड करें। वो अगर उनके जो भावी कस्टमर है वो उनको कुछ कह दे तो वो शांत रहे बिना कुछ रिएक्ट किए। ये उनके लिए बहुत ही टफ काम था। अब आपको ये सुनकर काफी हैरानी होगी कि यही मिस्टर पैट्रिक आगे चल के वाइट ट्रक कंपनी के स्टार सेल्समैन बने। और उन्होंने ये कैसे किया? एक्चुअली जब उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मिस्टर डेल के मार्गदर्शन से जब भी वो अपने किसी भी भावी कस्टमर के पास जाते थे, भावी प्रोस्पेक्ट के पास जाते थे, तो अगर उनका कस्टमर ये कहता था कि नहीं व्हाइट ट्रक मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद व्हाइट ट्रक, मैं उस कंपनी से जाकर ले लूंगा, उनके ट्रक ज्यादा अच्छे हैं, वो मुझको ये रेट दे रहे हैं ट्रक की, उनके ट्रक इतने सालों से चल रहे हैं, इतनी पुरानी कंपनी है। जब मिस्टर पैट्रिक ये सुनते थे तो वो इस तरह से रिप्लाई करते थे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं, फलाना फलाना कंपनी के ट्रक वाकई ही काफी अच्छे हैं और काफी अच्छी रेट पर मिल रहे हैं, और जो लोग उन्हें बेच रहे हैं, जो कंपनी के थ्रू आप उन्हें खरीद रहे हैं, सच्ची में वो बहुत अच्छी कंपनी है, काफी स्टैब्लिश कंपनी है और उनके ट्रक वाकई काफी अच्छे होते हैं। अगर आप उनसे ट्रक खरीदते हैं तो सचमुच आपको कोई भी पछतावा नहीं होगा। और जब उनका भावी कस्टमर ये बात सुनता था तो उनके पास आर्ग्यूमेंट का कोई रास्ता ही नहीं बचता था, कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, तो वो शांत हो जाते थे, वो स्पीचलेस हो जाते थे। क्योंकि सोचो अगर मिस्टर पैट्रिक ये बोलेंगे कि नहीं वो कंपनी बेकार है, हमारे ट्रक ज्यादा अच्छे हैं, हम ज्यादा अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, हमारे कलर ज्यादा अच्छे हैं, तो उनके कस्टमरों के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी बात सही प्रूफ करने के लिए उनसे आर्ग्यूमेंट करें। लेकिन मिस्टर पैट्रिक उनकी बात से ही अग्री हो जाते थे और कहते नहीं सर आप सही कह रहे हैं। तो जब ये कंडीशन आ जाती है कि दोनों अग्री हैं एक ही बात पर, तो सामने वाला पर्सन उस मूड में आ जाता है कि वो सामने वाले पर्सन की बात सुने। इस कंडीशन में मिस्टर जो पैट्रिक थे वो अपनी कंपनी के जो अच्छे फीचर थे, उनके जो ट्रक की अच्छी स्पेसिफिकेशन थी, फीचर्स थे, वो बताने की कंडीशन में आ पाते थे। लेकिन जब पहले उनके साथ होता था, पहले जब वो कस्टमरों के साथ उलझते थे, उनके साथ आर्ग्यूमेंट करते थे, तो वो उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे कि वो ये बता पाए कि उनके ट्रकों में क्या खासियत है, क्योंकि वहां तक तो वो पहुंचते ही नहीं थे। लेकिन जब वो अपने कस्टमर के साथ अग्री हो जाते थे तब वो इस
स्टेज पर होते थे, इस कंडीशन में होते थे कि उनका कस्टमर उनकी बात सुने और वो बता पाए कि उनके पास क्या खास चीज है अपने कस्टमर के लिए। और इस कंडीशन में वो अपनी सेल्स आराम से कर पाते थे, क्योंकि अगर उनको कोई भी स्पेसिफिकेशन पसंद आती थी, उनके ट्रकों की चीजें जो फीचर्स हैं वो लगते थे कि हाँ यार ये फीचर तो इस ट्रक के अंदर ज्यादा अच्छे हैं उस ट्रक से, तो चलो मैं खरीद लेता हूँ, कम से कम ट्राई तो करना चाहिए। इस तरह से मिस्टर पैट्रिक ने सीखा, समझा कि अगर हम आर्ग्यूमेंट को अवॉइड कर दें, अपने कस्टमर के साथ आर्ग्यूमेंट ना करें और वो जो भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, उनके साथ अग्री हो जाएं, तो हम इस कंडीशन में आ पाते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुने। और अगर हम उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं तो सामने वाला इस कंडीशन में होता है कि वो हम जो बताना चाहते हैं, जो स्पेसिफिकेशन फीचर हम अपने प्रोडक्ट में, सर्विस में बताना चाहते हैं, तो वो उन चीज़ों को सुने, समझे और फिर फैसला दे कि उन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है या नहीं करना। और इस तरह से मिस्टर पैट्रिक ने अपने बिजनेस को ग्रो किया, सक्सेसफुल बनाया और वो अपनी वाइट ट्रक कंपनी के सुपरस्टार बने। और अगर आप भी अपने बिजनेस में, अपने करियर में ये फिलॉसफी अपनाते हैं कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, तो आप भी अपने कस्टमरों का दिल जीत सकते हैं और उनके साथ बिजनेस कर सकते हैं आसानी से और अपने बिजनेस को मैनिफोल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टोरी की, जिसमें मिस्टर पैट्रिक एस पार्सन, जो एक टैक्स कंसल्टेंट थे, उनको थोड़े डिस्प्यूट थे टैक्स को लेकर। करीब $9,000 का टैक्स डिस्प्यूट था। उनकी पिछले 1 घंटे से बात हो रही थी गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर से। मिस्टर पार्सन क्लेम कर रहे थे कि जो अमाउंट दांव पे लगा है, जो अमाउंट पे टैक्स लगाया जा रहा है, वो एक्चुअली में बैड डेब्ट है जिसे रिकवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इंस्पेक्टर थे वो काफी खड़ूस था, वो इस कंडीशन में था ही नहीं कि वो मिस्टर पैट्रिक की बात सुने। वो कह रहे थे बैड डेब्ट हो ही नहीं सकता, इस पे टैक्स लिया जाएगा, टैक्स कैलकुलेट किया ही जाएगा, मैं इसे बैड डेब्ट नहीं मानता। इस तरह उस गवर्नमेंट टैक्स इंस्पेक्टर ने मिस्टर पैट्रिक को फटकार लगाई और कहा कि इस पे तो टैक्स लगेगा ही लगेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, मैं इसको बिल्कुल भी रिबेट नहीं करूंगा। अब मिस्टर पैट्रिक अच्छी तरह जानते थे कि ये काफी खड़ूस इंस्पेक्टर है, अगर मैं इससे आर्ग्यूमेंट करूंगा तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कानून नियम बता ही देंगे। मिस्टर पैट्रिक ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हाँ सर, आपका ये रोज का काम है, टैक्स लेना आपका काम है, आप डेली किसी ना किसी के यहाँ पे इंस्पेक्टर हैं, आप सारी फाइलें जांच करते हैं, आप सालों से इस काम को कर रहे हैं, तो आपकी नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा गुना है, आपकी जानकारी मुझसे बहुत ज्यादा गुना है, इसलिए मैं जानता हूं तो आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी गवर्नमेंट को या जो काम आपको मिला है उसके थ्रू, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर मैटर को, हर कंडीशन को, हर अमाउंट को पूरे ध्यान से देखें, समझे, ऑब्जर्व करें और उस हिसाब से उस पर टैक्स लगाएं। तो आप किसी भी आइटम को ऐसे ही नहीं जाने देते। और फिर मिस्टर पैट्रिक ने कहा कि सर, मैंने भी टैक्सेशन की पढ़ाई की है, मैंने भी उसकी स्टडी की है, लेकिन मेरी जितनी भी नॉलेज है, जितना भी मेरा तजुर्बा है, वो सब किताबों से लिया गया है। लेकिन आपको तो डेली एक्सपीरियंस होते हैं, कितने सारे फ्रॉड होते हैं दुनिया में, जिनका आपको पता लगाना होता है, आपको समझना होता है, उस हिसाब से सारी चीज़ें, फाइल वगैरह मेंटेन करनी होती हैं और आपको टैक्स रिकवर करना होता है। तो आपकी नॉलेज मुझसे कहीं ज़्यादा है। इस तरह से जब मिस्टर पैट्रिक ने उस इंस्पेक्टर के साथ बात की, तब वो धीरे धीरे फ्रेंडली नेचर में मिस्टर पैट्रिक के साथ बात करने लगा। उन्होंने बहुत सारे फ्रॉडों की बात की कि वहां पर ऐसा फ्रॉड हुआ था, वहां पर ये इतना पैसा छुपाया गया, वहां पर ऐसे पैसे छुपाए गए, वहां पर ये क्लेम था, वो क्लेम था, इस तरह से कई सारी बातें की। और मिस्टर पैट्रिक उन इंस्पेक्टर की बात को आराम से सुन रहे थे, उनमें बातें कर रहे थे। तो फिर धीरे धीरे दोस्त समझने लगे, उसकी बातों को फॉलो करने लगे कि हाँ, सामने वाला बंदा एक जेन्युइन बंदा है। इस तरह से वो उनकी बात सुनते रहे और उन्होंने ज्यादा उनको प्रेशराइज किया ही नहीं उस इंस्पेक्टर को कि आप मेरे इस क्लेम को, इस डिस्प्यूट को हटा दो या इसको रिवेट कर दो। वो जब शाम को गए तो उन्होंने क्या कि ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम को देखूंगा, देख के फिर बताऊंगा। वो अपने ऑफिस गए और कुछ दिनों के बाद उस इंस्पेक्टर का रिप्लाई आया कि वो
जो क्लेम कर रहे थे कि ये डिस्प्यूट है, इसको क्लेम नहीं करना चाहिए, तो उनको उस क्लेम का एक्सेप्ट कर लिया और उनके जो $9,000 का आइटम था उसको रिबेट कर दिया गया। और ये सब पॉसिबल इसी वजह से हुआ कि उन्होंने, मिस्टर पैट्रिक ने उन इंस्पेक्टर के साथ किसी भी तरह की बहस नहीं की, बल्कि उनके साथ वो अग्री हो गए और उनके साथ फ्रेंडली बात करने लगे। तो इस तरह से उन्होंने उन इंस्पेक्टर का दिल जीत लिया, उनको प्रभावित कर दिया और इस प्रभाव की वजह से उनको $9,000 का रिबेट मिल गया। और ये हुआ क्यों? एक्चुअली जो पुलिस इंस्पेक्टर था उनके अंदर एक भावना थी कि उनको सुपीरियर समझा जाए, क्योंकि वो एक नॉलेजेबल पर्सन थे, वो सालों से टैक्स में काम कर रहे थे। अगर वो मिस्टर पैट्रिक उनके साथ बहस करते, आर्ग्यूमेंट करते, तो ये उनकी रैपो को, उनकी जो प्राउड है उस पर आघात डालता कि वो मेरी नॉलेज को, मेरी रिस्पेक्ट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन मिस्टर पैट्रिक ने उनसे बहस नहीं की, उनकी रिस्पेक्ट को चैलेंज नहीं किया। तो जो इंस्पेक्टर थे वो भी, उनका जो प्राउड था, जो सम्मान था, जो गुरूर था, वो बचा रहा। सुकून मिला कि हाँ, मेरा गुरूर है, मेरी बात स्वीकार कर ली, मुझको एक नॉलेजेबल पर्सन सामने वाले ने माना। और इसी चीज ने उनके माइंड में ये बात डाली कि हाँ, सामने वाला बंदा एक अच्छा बंदा है, जेन्युइन बंदा है, वो मुझको किसी काबिल समझता है, मेरी नॉलेज को वैल्यू देता है। और हर इंसान के अंदर यही भावना होती है, सामने वाला उसकी वैल्यू करे, उसकी रिस्पेक्ट करे। तो इसी चीज ने काम किया और उनको रिबेट मिला। बुद्धा ने भी कहा है कि कभी भी नफरत को नफरत से नहीं हराया जा सकता, नफरत को प्यार से ही हराया जा सकता है। और अगर पॉलिटिक्स में आप देखें तो पॉलिटिक्स में भी लोगों के दिलों को जीतने के लिए डिप्लोमेसी का यूज करते हैं, डिप्लोमेटिक बात करते हैं, ताकि वो लोगों का दिल जीत सकें। और डिप्लोमेसी हर किसी को आनी चाहिए, थोड़ी बहुत ही सही, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक कला है, ये आर्ट है। लोग कहते हैं कि हम किसी को मैनिपुलेट करने के लिए डिप्लोमेसी करते हैं, लेकिन नहीं, डिप्लोमेसी भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, एक आर्ट है, जिससे हम सामने वाले की प्राइड को, जो प्राइड होती है सामने वाले के अंदर, उसको बिना ठेस पहुंचाए अपनी बात को उस तक पहुंचा सकते हैं। कहते हैं ना कि सामने वाला भी बुरा ना माने और हमारी भी बात समझी जाए, वो चीज डिप्लोमेसी के थ्रू आ जाती है। तो आपको, मुझे और औरों को ये डिप्लोमेसी समझनी चाहिए, सीखनी चाहिए। और ये एक आर्ट है। कहते हैं ना, किसी को इन्फ्लुएंस करना, किसी को प्रभावित करना, किसी का दिल जीतना एक आर्ट है। और ये आर्ट जिसने सीख लिया वो दुनिया जीत सकता है। तो आप भी ये आर्ट सीखो और दुनिया जीतो। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। तो अब हम कल बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। और आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।